तो भारत तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ऐसे में समंदर में भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है ताकि दुश्मन आंख उठाकर न देख सके। इसलिए वक्त वक्त पर नौसेना अपने आप को अपडेट करती रहती है ताकि भविष्य के युद्ध के लिए खुद को तैयार रख सके। मानव रहित पनडुब्बी बनाने को लेकर एक प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा प्रीडेटर ड्रोन और राफेल मरीन की डील होने वाली है, यानी भारत समंदर पर किसी की नजर को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रहा है। दुश्मनों पर करेगा घातक वार, गहरे पानी में गोता लगाने का दम, लहरों को चीरने का हुनर और हिंदुस्तान की सरहदों की निरंतर निगरानी की क्षमता। तीन तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए नौसेना को एक ऐसा योद्धा मिलने जा रहा है जो पलक झपकते दुश्मन का पानी के अंदर ही कर देगा काम तमाम। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को मानव रहित सबमरीन बनाने की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इससे भारत मानव रहित युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मानव रहित पानी के अंदर चलने वाले जहाजों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक एक्स्ट्रा लार्ज श्रेणी के ये जहाज 100 टन से ज्यादा वजन के होंगे। ये जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने में सक्षम होंगे। इससे पानी के अंदर भारत की ताकत बढ़ेगी। नौसेना इनका इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और हटाने, निगरानी करने और हथियार लॉन्च करने जैसे कई कामों के लिए करेगी। भारतीय नौसेना अगले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी करेगी। भारतीय जहाज निर्माण कंपनियां आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक वन प्रक्रिया के तहत बोली लगाएंगी। नौसेना ऐसे जहाज चाहती है जो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सके। साथ ही ये जहाज तट से दूर रहकर काम कर सके ताकि संदिग्ध जहाजों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। भारतीय नौसेना इस साल के अंत तक 3 पनडुब्बियों, राफेल मरीन फाइटर जेट और MQ-9B ड्रोन की डील फाइनल करने की तैयारी में है। मझगांव डॉकयार्ड में बनाई जा रही 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों से नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चीन समंदर में अपनी ताकत काफी तेजी से बढ़ा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी साल दूसरा सौदा INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर के लिए 26 राफेल M लड़ाकू जेट की खरीद का है। नौसेना ने परियोजना को जल्द से समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना चाहती है कि एयरक्राफ्ट करियर पर ये विमान तैनात हों, जिससे समुद्री मोर्चे पर अपनी ताकत और बढ़ाई जा सके। फ्रांस की कंपनी से फिर से बातचीत शुरू की जाएगी। तीसरा सौदा है अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन खरीदने का। यह करीब 32,000 करोड़ रुपए की डील होगी। इस डील को अक्टूबर के अंत तक पूरा करने की तैयारी है। यह ऐसा हथियार है कि दुश्मन को पता चलने से पहले ही उसका खात्मा कर सकता है। इसे किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन पर चुपके से हमला करना। ये ज्यादा वक्त तक और ज्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसका रेंज 1900 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1700 किलो वजन का हथियार ले जा सकता है। इसे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट और ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 kg होता है। ड्रोन में 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर इसे उड़ाया जाता है। भारतीय नौसेना खुद को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रही है ताकि वक्त पड़ने पर उसके योद्धा अपने करिश्मे से दुश्मन के नामो निशान तक मिटा सके। नौसेना मानव रहित जहाजों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे जहाजों का इस्तेमाल दुश्मन के बड़े जहाजों और संपत्तियों को नष्ट करने के लिए किया जाता रहा है।
नौसेना मानव रहित लंबी दूरी की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए नौसेना ने MQ-9B और दृष्टि हर्मेस 900 जैसे ड्रोन शामिल किए हैं। भविष्य में और भी ड्रोन शामिल करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले करीब 2 हफ्तों से भारतीय वायुसेना जोधपुर में कई देशों के साथ अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में से एक तरंग शक्ति 24 आयोजित कर रही है। ये युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। आज हो रहे युद्धाभ्यास में भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, UAE, ग्रीस और श्रीलंका के एयर चीफ मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जोधपुर वायुसेना स्टेशन पे आज से 14 सितंबर तक आयोजित डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के विमान, एरोबेटिक टीम, सूर्य किरण और हेलीकॉप्टर सारंग हवा में अपने रोमांचित कर देने वाले करतब दिखाएगी। सारंग टीम बुधवार को मिस्र से जोधपुर पहुंची। इससे पहले अभ्यास तरंग शक्ति में भारत के सुखोई ने अपना परचम फहराया। हवा में चली काल्पनिक डॉग फाइट के दौरान दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक यूरोफाइटर टाइफून को चकमा देकर भारत के सुखोई 30 MKI ने हवाई जंग जीत ली, जबकि अमेरिका के EA-18 ग्रोवर फाइटर प्लेन के सामने भारत के स्वदेशी तेजस ने युद्ध कौशल और तकनीक का नमूना दिखाकर अमेरिकी पायलट को दंग कर दिया। इस अभ्यास में बीते 2 दिन से रात के समय अपना कौशल और रणभूमि का अनुभव शेयर करने के लिए भी वायु सैनिक उड़ान भर रहे हैं। तरंग शक्ति की तस्वीरें आपके सामने। तरंग शक्ति में सारंग का ये बेहद ही खास प्रदर्शन रहा, बल्कि अमेरिका के EA-18 ग्रोवर फाइटर प्लेन के सामने भारत के स्वदेशी तेजस ने युद्ध कौशल और तकनीक का नमूना दिखाकर अमेरिकी पायलट को एकदम दंग कर दिया। इस अभ्यास में बीते 2 दिन से रात ही के समय अपना कौशल और रणभूमि का अनुभव शेयर करने के लिए वायु सैनिक उड़ान भर रहे हैं। तरंग शक्ति के सारंग का प्रदर्शन इस अभ्यास में बेहद खास रहा। यहाँ पर कई ऑडियंस में बैठे लोगों ने दंग होकर इसकी तारीफ की। तरंग शक्ति में सारंग का खास प्रदर्शन रहा और ये तस्वीरें आपके सामने। हेलीकॉप्टर सारंग हवा में अपने रोमांचित करतब दिखाता रहा और इस पर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। सारंग टीम बुधवार को मिस्र से जोधपुर पहुंची थी और इससे पहले अभ्यास तरंग शक्ति में भारत के सुखोई ने अपना परचम फहराया था। कल से भारतीय सेना ओमान में युद्धाभ्यास करने जा रही है। 17 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में ओमान की रॉयल सेना के साथ भारतीय सैनिक जमीन से लेकर आसमान तक युद्ध कौशल को अंजाम देंगे। युद्धाभ्यास के दौरान आतंकी खतरों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। भारतीय सेना यहां रेतीली जमीन पर अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। टहल उठेगा। 13 सितंबर से भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह का आयोजन होने जा रहा है। ओमान के सलालाह में मौजूद रबकुट ट्रेनिंग एरिया में दोनों देशों के जाबाज 27 सितंबर तक अपनी काबिलियत का जौहर दिखाएंगे। ओमान की रेतीली जमीन अगले 15 दिनों तक इन दोनों सेनाओं के हैरत अंगेज करतबों से थर्रा उठेगी। इस युद्धाभ्यास में दोनों मुल्कों की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध कौशल की बारीकियां साझा करेंगी। रेतीली जमीन पर दुश्मन से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अनुभवों को बांटेगी। पाकिस्तान से सटी भारत की पश्चिमी सीमा के एक बड़े हिस्से की जमीन रेतीली है और भारतीय सेना को ऐसी जमीन पर युद्ध का लंबा अनुभव है, जिसके गुर को वो ओमान की रॉयल सेना के साथ शेयर करेगी। इस युद्धाभ्यास का एक अहम पहलू आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है। आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए और कैसे आतंकी ठिकाने को निस्तनाबूद किया जाए। करीब 2 हफ्ते तक चलने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास में सब कुछ देखने को मिलेगा।
दोनों देशों की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास में सैनिकों में पेशेवर बातचीत और आपसी समझ विकसित करने पर जोर है। संयुक्त कमान की स्थापना, ऑपरेशन नियंत्रण और आतंकवादी खतरों का खात्मा करने का अभ्यास किया जाएगा। संयुक्त अभ्यास काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित होगा। संयुक्त मोबाइल वाहन चेकपोस्ट, संयुक्त घेरा डालने का अभ्यास, तलाशी अभियान चलाने जैसे युद्ध कौशल के तरीके भी अपनाए जाएंगे। भारत और ओमान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का ये 5वां चरण है। दोनों मुल्कों के बीच युद्धाभ्यास की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका आयोजन हर 2 साल पर होता है, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें बाधा आई थी, जिसकी वजह से इस मिलिट्री एक्सरसाइज का चौथा चरण 2022 में हो सका था। भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना भी ओमान के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगी। ओमान के मसीरा वायु स्टेशन में ईस्टर्न ब्रीज एक्सरसाइज की जाएगी। युद्धाभ्यास की शुरुआत 11 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 22 सितंबर को इसका समापन होगा। भारतीय वायुसेना के दल में MiG-29, जगुआर लड़ाकू विमान और C-17 परिवहन विमान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। ईस्टर्न ब्रीज एक्सरसाइज का ये 7वां संस्करण है। इस युद्धाभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच अंतर संचालन क्षमता और सामरिक कौशल को बढ़ाना है। ऐसे युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं में आपसी समझ और सहयोग की भावना और बढ़ सकेगी। भविष्य में अगर किसी दुश्मन ने कोई चुनौती पेश की तो दोनों सेनाएं मिलकर उसका मुकाबला कर सकेंगी। इस युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं को एक दूसरे से बेहतर तालमेल बनाने का मौका तो मिलेगा ही, आपसी रिश्ते भी बेहतरीन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स से लौटे एथलीट्स की। पेरिस में हाल ही में हुए पैरालंपिक में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए कुल 29 पदक जीत लिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और ये खबर आई थी कि कुछ ही देर पहले मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत करेंगे और पैरालंपिक के अनुभवों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई खिलाड़ियों से फोन पर भी बात की थी और उनकी हौसला अफजाई की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि खिलाड़ियों का पदक जीतना देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कोचेस के प्रयासों की भी सराहना की और आज सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों से वो आमने सामने मुलाकात कर रहे हैं। आज करीब 12 बजे ये मुलाकात होने का समय तय किया गया था। इस वक्त सभी पैरालंपिक खिलाड़ी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उनसे रूबरू होंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री पहले भी उनसे बातचीत कर चुके हैं। वो बातचीत फोन पर हुई थी और आज आमने सामने ये मुलाकात। पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली अवनी लाखेरा ने 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड जीता है। अवनी राजस्थान से आती हैं। अवनी जीत का श्रेय अपने परिवार के साथ सरकार को भी देती हैं। अवनी का कहना है कि पेरिस जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बात करके उनका हौसला बढ़ाया था और जब अवनी ने देश के लिए मेडल जीता तब भी प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन करके बधाई दी थी। देखिए अवनी के साथ हमारे सहयोगी नीतू झा की एक्सक्लूसिव बातचीत। इंडियन पैरा ओलंपिक की गोल्डन शूटिंग गर्ल जिन्हें कहा जाता है, अवनी लाखेड़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अवनी, बहुत बहुत बधाई, आपने देश को गोल्ड मेडल दिया है शूटिंग में। थैंक यू। ये बताइए, गोल्ड मेडल जीतना और वो भी ओलंपिक जैसे खेल में, कैसा अनुभव रहा आपका और अब जब गोल्ड जीता है तो कैसा महसूस कर रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा सेकेंड टाइम था तो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था। इस बार हम पेरिस से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स आउटसाइड रह रहे थे तो इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू वर्ल्ड कप फीलिंग बिकॉज वी वर इन अ डिफरेंट प्लेस बट या स्टिल द नर्व्स वर देयर। जब आप रेंज पे जाते हो तब तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था एंड या आई एम हैप्पी दैट आई वाज एबल टू विन अनदर गोल्ड फॉर द कंट्री। देखिए, ओलंपिक पे हम सबकी निगाहें थी, फिर पैरा ओलंपिक आया और जब गोल्ड की छड़ी सी लगने लग गई और इतने मेडल्स हमने वहाँ जीते तो मुझे लगता है कि देश अब संतुष्ट तो है ही और बहुत खुश भी है। जब आप लोग मेडल वहाँ जीत रहे थे तो जश्न हम लोग यहाँ मना रहे थे। अवनी, आपको गोल्डन गर्ल कहा जाता है शूटिंग का, ये एक बहुत बड़ा खिताब है और मुझे लगता है जब कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो वो ये उम्मीद से खेलता है कि मैं गोल्ड जीतूं। गोल्ड जीतना और कैसी तैयारी थी, क्या एक्सपीरियंस?
काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। टोक्यो के बाद से जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर रही है, बट आई वाज एबल टू कंसंट्रेट ऑन माय प्रोसेस एट दैट टाइम। और वही ऑलमोस्ट सिमिलर टीम थी मेरी, सेम कोच, सेम फिजियो, मम्मा के साथ गई थी, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ होल टीम एफर्ट, तो आई एम हैप्पी। आखिरी सवाल, पीएम ने बधाई तो अब तक दे ही दी होगी और मैसेज आ गया होगा, कॉल आ गया होगा उनका, पीएम को कुछ कहना है या पीएम ने आपको कुछ ऐसा कहा जो दिमाग में है, मेमोरेबल है? डेफिनेटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और इंस्पिरेशन रहती है हमारे लिए, बट जब भी लाइक हम लोग जाने से पहले भी गए थे तो तब भी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा था। इनफैक्ट मेडल के बाद भी उनका कॉल आया, तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो सर करते हैं उससे सारे एथलीट्स को मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छा करें जाके। धर्मवीर ने पैरालंपिक में भारत के लिए हाई जंप में गोल्ड जीता। हरियाणा के धर्मवीर का ये तीसरा ओलंपिक था जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता है। डिसेबिलिटी पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2012 में एक हादसे में उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर उनके पैरालंपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उनका हौसला बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने खेल की ओर अपना ध्यान लगाया और देश के लिए कई मेडल्स जीते। इस बार भारत की जो मेडल टैली थी वो वाकई में काबिले तारीफ थे। इस वक्त मेरे साथ गोल्ड विजेता कहूंगी मैं, धर्मवीर जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर और हमारे इंडिया टुडे ग्रुप पर। ये बताइए, आपको हम देख रहे हैं, आप इतने यंग दिख रहे हैं और अभी आपने बताया 3 बार आप पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। सबसे पहले तो बधाई, और अब गोल्ड जीता, कैसा लगा? थैंक यू मैम। देखिए, बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी प्लेयर हो उसका एक ही सपना होता है कि भाई एक ओलंपिक में मेडल होना चाहिए, और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि भाई गोल्ड के साथ उन्होंने हमको यहाँ भेजा है, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा, आपने जिस दिन गोल्ड जीता था उस दिन हमें एक और गोल्ड मिला था। 4 सितंबर को हमें 2 गोल्ड मिले। तो जब हम गोल्ड जीतते हैं तो उसके बाद की जो फीलिंग होती है वो ऐसा लगता है कि हमने देश के लिए कुछ किया है। और आप तो लगातार, ये आपका तीसरा ओलंपिक था, मुझे लगता है आप जब घर वापस अपने जाते होंगे तो बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। हाँ, देखिए, जब वापस हम अपने देश में लौटे तो एयरपोर्ट पे देशवासियों का और गाँव वासियों ने भी मतलब ऐसा एक सम्मान समारोह कर रखा था, तो वहाँ पे लोगों का प्यार और मान सम्मान देखकर मुझे ये लगा कि मतलब हाँ, डिसेबिलिटी तो हुई, लेकिन वो देखकर ये लग रहा था कि भाई उस जख्म पर आज मलहम लग रहा है। अच्छा, क्योंकि वैसे तो हम डिसेबिलिटी पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब आप गोल्ड लेकर आते हैं तो डिसेबिलिटी बचती ही नहीं है, लेकिन जंप और आपने इसे कैसे कनकर किया है? क्योंकि मुझे लगता है लंबी प्रैक्टिस भी होगी सर, क्योंकि लंबी छलांग लगाना आसान नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने 2014 में गेम स्टार्ट किया था और 2015 में मैंने पहला नेशनल खेला था जहाँ पे मेरे 2 ब्रोंज मेडल आए थे, और 1 साल के अंदर ही 2016 में रियो पैरालंपिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम तक इतने कम टाइम में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला मैं पहला ही प्लेयर था। तो मेडल की जहाँ तक बात है तो देखो, रियो में तो मैं सच बताऊंगा इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी कि भाई मेडल आ जाए, लेकिन टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, लेकिन हार्ड लक वहाँ पे मेरा मेडल मिस हो गया, नहीं हो पाया। तो लेकिन इस बार ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और किस्मत ने साथ दिया, इस बार गोल्ड मेडल के साथ आए हैं। तो आर्चरी में भारत की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। शीतल देवी की तीरंदाजी ने लोगों को चौंका दिया और देशवासियों को गर्व महसूस करने का मौका भी दिया। उनके साथ डुएट में खेलने वाले राकेश कुमार ने भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। साल 2017 में एक हादसे के बाद राकेश कुमार के शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन तब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उन्हें आर्चरी में एक मौका दिया, जिसके बाद वो अब तक देश के लिए 17 मेडल्स जीत चुके हैं। भारत के लिए आप लोग मेडल लेकर आते हैं तो हर भारतीय बहुत गर्व महसूस करता है। जय माता दी। जी मैडम, हमें भी काफ़ी खुशी है कि भारत के 140 करोड़ लोग हमारे लिए दुआ करते हैं और उन दुआओं का असर हमारी परफॉर्मेंस में दिखता है और हमारे गले में जो मेडल आता है।
अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है और मुझे लगता है कि बधाई का संदेश तो अब तक आप लोगों के लिए आ ही गया होगा। प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कुछ खास सोचा है कि कुछ बताना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आप इससे पहले भी कई गेम्स में भारत के लिए मेडल ला चुके हैं। जी मैडम, प्रधानमंत्री जी से मेडल के दूसरे ही दिन हमारी बात हो गई थी, उन्होंने हमें बधाई दे दी थी और आज मिलके मैं बस इस मेडल की खुशी ही मनाऊंगा और ये मेडल जीतते समय जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, हम दोनों का मिक्स टीम में मेडल है हमारा, तो हम दोनों का जो एक्सपीरियंस रहा वो हम शेयर करेंगे। ज़्यादा कुछ इशू डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये खुशी का मौका है, तो सिर्फ खुशी की बातें ही करेंगे। अच्छा सर, एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कब सोचा कि आपको आर्चरी करनी है या इसमें आपका इंटरेस्ट है? जैसे हर खिलाड़ी का एक दिन होता है जिस दिन वो ये तय करते हैं मुझे ये खेलना है, मुझे ये करना है। जी मैडम, 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं पैरालाइज हो गया था और 2009 से लेके 2017 तक मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन 2017 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आर्चरी स्टार्ट हुई थी और मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे आर्चरी के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया और बस 2017 से मैं आर्चरी में हूँ और तब से खेल रहा हूँ अपने कोचिस के आशीर्वाद से और देश के लिए मेडल ला रहा हूँ। अच्छा, 2017 से 24 की मैं अगर बात करूं तो बहुत लंबा सफर तो नहीं है, लेकिन इस सफर में ही आपने भारत को कई मेडल दे दिए हैं। तो हर खिलाड़ी अपनी जीत का श्रेय किसी ना किसी को तो देता है, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं? देखिए मैडम, मैं अपनी जीत का श्रेय अपनी फैमिली, अपने माता पिता, भाई बहन और अपने कोचिस श्री कुलदीप कुमार वेदवान, अभिलाषा चौधरी जी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। अब बात करते हैं हरियाणा के प्रणव सूरमा की, जो डिसेबिलिटी की एक ऐसी कैटेगरी से आते हैं जिसे सिवियर डिसेबिलिटी कहा जाता है, जिसमें ना तो उनका पैर और ना ही उनका हाथ काम करता है। बावजूद इसके उन्होंने इस साल पहली बार पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में अपना डेब्यू किया और डेब्यू के साथ ही देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। प्रणव बताते हैं ये सफर आसान बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन कोच और पेरेंट्स की मोटिवेशन के साथ उन्होंने ये मेडल जीता है और आगे देश के लिए कई और मेडल्स जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को पहले ही बधाई दे दी। ऐसी एक खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है, प्रणव शर्मा, हरियाणा से आते हैं। मुझे लगता है खेल कोई सा भी हो, हरियाणा वैसे ही देश का नाम बहुत रोशन कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा के खिलाड़ी काफी नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे देश के ही खिलाड़ियों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन करा है। इस बार 29 मेडल्स आए हैं भारत माता की झोली में, तो बेहद खुशी है कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा और आने वाले टाइम में आप और अच्छी परफॉर्मेंस और ज्यादा मेडल देखेंगे देश के लिए। भारत ने इस साल पैरा ओलंपिक में 29 मेडल जीते हैं और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा। इसके लिए सरकार ने भी खिलाड़ियों की बहुत मदद की। ओलंपिक और पैरालंपिक की बात की जाए तो दोनों में ही भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। भारत की ओर से सभी खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा था और यही वजह है कि इस साल हमने टोक्यो ओलंपिक के लिए रिकॉर्ड को जो है उसे तोड़ दिया। भारत ने इस बार 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। 29 मेडल के साथ इस बार भारतीय कंटिजेंट ने पैरा ओलंपिक में कमाल कर दिया है और हर भारतीय को इस मौके पर गर्व महसूस हो रहा है। इस वक्त हेड कोच जो है पैरा ओलंपिक के, सत्यनारायण सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं बधाई दूं तो शायद वो भी कम है क्योंकि भारत ने इस बार कमाल कर दिया है। क्या सक्सेस मंत्रा लेके गए थे? ये सक्सेस सही हम लोग साथ में मिलकर काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेन साई, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, कोचेस, सब लोग मिलके काम किया। मिलके काम करने से ये रिजल्ट है। टोक्यो पैरालंपिक गेम में हमारा को 19 मेडल मिला था। उसका बाद में हम सोच लिया और भी जीत सकता है, हमारा खिलाड़ी और भी अच्छा कर सकता है। मैं जाने से पहले मैं आज तक न्यूज को मैं बोल के गया था 25 मेडल से एक भी कम नहीं होगा, 24 भी आए तो मैं बैंक वापस नहीं आएगा, ये बोला था। इसलिए मेरे को इतना कॉन्फिडेंट था मेरा एथलीट अच्छा करेगा। स्पेशली इन एथलेटिक्स में हम सोच के गए थे 5 मेडल, हमारा एक गोल्ड मेडल मिस हो गया। अदरवाइज हम क्या प्लान किया सेम टू सेम आया है। एंड अगेन इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद में आपको लोग को पता चलेगा इंडिया में टैलेंट है। हम वो टैलेंट को ठीक से नर्चर करना है, ठीक से नर्चर किया तभी वो अच्छा हो सकता है। एंड अगेन इंडिया में अभी कितना सपोर्ट मिल रहा है,
मीडिया का तरफ से, कॉर्पोरेट का तरफ से, इवन पब्लिक का तरफ से, इवन बच्चा किसको पैरालंपिक के बारे में पता नहीं था रूरल एरिया में, अभी वो लोग भी बात करने का स्टार्ट कर दिया पैरा ओलंपिक से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश परेशानी की वजह बनी हुई है। वहां लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीमें हालात पर नजर रख रही हैं ताकि किसी की जिंदगी खतरे में हो तो उसे तुरंत मदद मिल सके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, मानो सब कुछ अपने आप में समा लेने को आतुर। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। कैमरे की नजर जहां तक गई, दूर सिर्फ पानी नजर आया। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि हर तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। लगातार बारिश के बीच ग्वालियर की लाइफलाइन कहे जाने वाले तिगरा बांध के सभी 7 गेट खोल दिए गए हैं और इसे लेकर जल संसाधन विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों से सांक नदी में या उसके आसपास नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि सांक नदी में ही तिगरा बांध का पानी छोड़ा गया है। ऐसे में नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि तिगरा बांध से ही ग्वालियर में पीने के पानी की सप्लाई होती है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी लगातार बारिश से हालात खराब हैं। यहाँ के शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ पहले से मुस्तैद है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए यहाँ तैयारी पूरी है। पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उसमें शिवनाथ नदी में ऊपर वाले जो एनीकट से वहाँ का पानी छोड़ा गया बैराज से, इसके जलस्तर की वृद्धि हुई है। हमारी राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम पंचायतों की टीम सभी पूरे फील्ड में अलर्ट हैं। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार फील्ड में है। काफी जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर में इनके चले हैं। कुछ लोग जो ईंट भट्टे वाले लोग हैं या खार एरिया में जिनके घर हैं, जो समय पे नहीं पहुंच पाए थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ के लोगों के लिए देवदूत बनी है। शिवनाथ नदी के किनारे बसे करीब 32 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में यहाँ फंसे करीब 56 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आगे भी किसी तरह की समस्या से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। एहतियात के तौर पे देखिए, पहले से मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कोटवार सरपंच और थानों के माध्यम से लोगों को मुनादी करा दी गई थी। इसके अलावा जो शेल्टर होम्स हैं, दवाइयाँ हैं, फूड हैं इत्यादि की भी व्यवस्था कर ली गई थी। 24 घंटे बाढ़ बचाव टीम और कंट्रोल रूम अलर्ट है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ और बारिश से हालात भले ही मुश्किल भरे हों, लेकिन यहाँ फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर उनके साथ खड़ी है, ताकि मुश्किलों से पार पाया जा सके, जिंदगियां सलामत रहे। ग्वालियर से हेमंत शर्मा और दुर्ग से रघुनंदन पंडा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आयुष्मान योजना में एक नए अध्याय की। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए योजना को विस्तार दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना के तहत बड़ा फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का फायदा होगा। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे। शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अगर कोई बुजुर्ग पहले से किसी हेल्थ इंश्योरेंस योजना का फायदा ले रहे हैं, तो वो अपनी मौजूदा योजना या फिर आयुष्मान भारत स्कीम को चुन सकते हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2017 में की थी। इस स्कीम में
आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, मान लो कोई एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आयुष्मान में कैटेगरी में नहीं आते थे, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां रामगढ़ ताल की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। रामगढ़ में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया है। इसमें यात्री सभी प्रकार के भोजन का स्वाद ले सकेंगे। पानी पर चलता फिरता 3 फ्लोर का ये रेस्टोरेंट बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हो सकता है। कैसा है पानी पर चलता फिरता रेस्टोरेंट, देखिए हमारी संवाददाता रवि गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में है। आपको बता दें कि यह वही रामगढ़ ताल क्षेत्र है जहां पहले 2017 से पहले अगर बात करें तो लोग यहां पे शाम को आने में डरते थे, लेकिन जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागडोर संभाली है प्रदेश की, उसके बाद इस पूरे रामगढ़ ताल की सूरत ही बदल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले रामगढ़ ताल में क्रूज तो चलता ही था, अभी एक नई उपलब्धि गोरखपुर में जुड़ गई है। ये आप देख सकते हैं फ्लोट, जो कि चलता फिरता जो फ्लोट रेस्टोरेंट है, जो कि सीप ताल के बीचों बीच में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। हमारे साथ बात करने के लिए इस फ्लोट के ओनर आलोक अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या आप ये योजना कैसा है, पहली बात अगर आप बताना चाहें। ये योजना बेसिकली जीडीए की योजना थी और इसको पर्यटन स्थल की तरह डेवलप करने के, इसको ग्रो करने के लिए, मतलब इस झील को सुंदर बनाना, इस झील को और मतलब लोगों को इकट्ठा करना, पर्यटकों को और बुलाना, उसी के तहत ये जीडीए ने स्कीम बनाई थी। और जीडीए की स्कीम में हम लोगों ने टेंडर को भर के इस प्रोजेक्ट को लिया। कितनी लागत आई है अगर इस रेस्टोरेंट की? लगभग 15 करोड़ के आसपास। 15 करोड़ जी। ये कितने मंजिल का है यहाँ पे? ये आप अभी इसके ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर छत है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं आपके इस रेस्टोरेंट में? इसमें सबसे पहली सुविधा ये कि भारत का पहला फ्लोटिंग फूड कोर्ट है। अच्छा, पहला तो इतना बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नहीं है। ओके, सबसे बड़ा यही है। उसके बाद फ्लोटिंग फूड कोर्ट ये भारत का पहला है। इसमें हर तरह की कुजीन, मल्टी कुजीन्स है। आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, हर तरह की कुजीन्स के आप देखेंगे काउंटर्स अलग अलग बने हुए हैं और बहुत ही सस्ते, यानी कि बहुत ही चीप प्राइसेस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस, अफोर्डेबल नहीं चीप प्राइसेस हम कहेंगे। एक आम आदमी, सामान्य वर्ग का आदमी आराम से यहाँ है, वो बाहर से केवल देख के घूमते हुए ना जब आप ये सोच के जाए ये महंगा है तो हम इसमें नहीं जा सकते। हमने ये पूरी कोशिश की है कि इसमें हर आदमी आए, शहर का हर एक वो आदमी आए और हर वो आदमी इसको देखे। रेस्टोरेंट कुल 3 मंजिला बनाया गया, जिसमें वेज सेक्शन को अलग किया गया, नॉन वेज सेक्शन को भी अलग किया गया। साथ ही साथ इसमें प्राइसेस की इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि अफोर्डेबल प्राइस रखा, जिससे एक आम आदमी भी इस फ्लोट का आनंद उठा सकता है। तो रवि गुप्ता, जीएनटी के लिए गोरखपुर से। और अब बात गणपति उत्सव की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बप्पा का जयकारा गूंज रहा है। शहर शहर बप्पा के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सबसे दिव्य दर्शन मुंबई के लालबाग के राजा दे रहे हैं, जिनकी एक झलक के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लालबाग के राजा को मन्नत का देवता भी कहा जाता है, लिहाजा मन्नत लेकर इस दरबार में पहुंचने वालों का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। मुंबई में एक ऐसा पंडाल भी है जहां गणपति तेजस विमान पर विराजे नजर आ रही हैं। काशी भी गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज रही है। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये 6 तस्वीरें गणपति की भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही हैं, सराबोर नजर आ रही हैं। हर तस्वीर में बप्पा का भव्य और दिव्य रूप देखा जा सकता है।
दिन लाल बागचा राजा को 48.5 लाख का नकद चढ़ावा चढ़ाया गया। इसके अलावा करीब 256 ग्राम सोना और 5024 ग्राम चांदी गजानन के चरणों में समर्पित की गई। दूसरे दिन 67,10,000 नकद और करीब 343 ग्राम सोना चढ़ाया गया। महज तीसरे दिन में चढ़ावे की ये रकम कई गुना बढ़ गई। 57,70,000 नकद चढ़ावा दर्ज किया गया। इसके अलावा करीब 160 ग्राम सोना और 7,152 ग्राम चांदी चढ़ाई गई। दरअसल लाल बाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लाल बाग के राजा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं और उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। यही वजह है कि बापा के दरबार में आम और खास हर कोई माथा टेकने जरूर पहुंचता है और जब मन्नतों के राजा इन भक्तों की मुरादें पूरी कर देते हैं तो भक्त भी दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाने से पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। डालते नजर आज के विचार पर। अरस्तु ने कहा है, बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी और बाकी तमाम देश और दुनिया की पॉजिटिव न्यूज के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।